कि ये पूरी जो डील है इसमें ईरान की जीत है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को वेपनाइज किया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कारण अमेरिका की बेइज्जती हो रही है, तो जीत तो ईरान की है। क्या ईरान इस जीत को संभाल पाएगा? अमेरिका को पतली गली से निकलना एक उसकी मजबूरी थी। युद्ध तो अब शुरू होगा, अब लड़ाई अब शुरू होगी, क्योंकि अब लड़ाई शुरू होगी खलीफा कौन। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। ईरान अमेरिका इजरायली युद्ध में युद्ध विराम हो गया है और हॉर्मुज को खोलने की बात की गई है। हालांकि युद्ध विराम 60 दिनों तक के लिए लागू है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई में युद्ध विराम हुआ है या आने वाले टाइम में यह युद्ध दोबारा से छिड़ सकता है। हालांकि युद्ध विराम जरूर हुआ है, क्या वाकई में इसके मायने निकाल के देखने चाहिए, हम समझेंगे, जानेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हैं, जो पिछले जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से लेकर अब तक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी दी है कि आखिर इस युद्ध में चल क्या रहा है। संजय सर, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद जितेंद्र जी, जय हिंद। संजय सर, सवाल कई सारे उठ रहे हैं सर मन में। युद्ध विराम तो हो गया है और युद्ध रोकने की बात भी कही गई है। क्या एज ए डिफेंस एक्सपर्ट आपको लगता है कि ये युद्ध वाकई में रुक गया है? क्योंकि आज के जो ताजा हालात हैं वो आपने भी देखे होंगे कि लेबनान पर स्ट्राइक की गई है दोबारा से। ये जो युद्ध विराम तो नहीं कहूंगा, पॉज जरूर कह सकते हैं इसे। युद्ध विराम की कोशिश की जा रही है, हाँ। लेकिन ये 14 बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर अगर हम थोड़ा सा नजर डालें तो जी। पहला ही जो बिंदु है वो लेबनान को लेकर के है, और 3 बार इस बिंदु में लेबनान को लेकर के बात की जाती है, और लेबनान की संप्रभुता और लेबनान से इजराइल का पूरा हटना, ये बहुत बहुत जरूरी है। उसके हम्म। बाद फिर सारे पॉइंट शुरू होते हैं। तो जैसे आपने कहा कि पहले ही बिंदु के ऊपर अगर अभी लेबनान के ऊपर हमला हो रहा है, हिजबुल्लाह अभी भी हमला कर रहा है इजराइल पे, इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है, तो पहला ही बिंदु बिल्कुल फेल हो गया, समझ लीजिए। अगर पहला ही बिंदु फेल हो गया तो 13वां बिंदु ये कहता है कि जब पहला, चौथा, पांचवा, 10वां और 11वें बिंदु के ऊपर कार्रवाई होगी, फिर उसके बाद डील होगी। यानी कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ये भाषा है, और उस भाषा से अगर हम देखें तो बाकी बिंदु तो छोड़ो, पहले ही बिंदु में हम अटक गए। पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात, जब हम इस पूरे लेकर के देखते हैं कि जेडी वैंस जो है उन्होंने स्विट्जरलैंड जाना था, और वहां पे इनकी टीम ने आकर के बातचीत शुरू करनी थी, क्योंकि 60 दिन के अंदर न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत होकर के इसको सुलझाना है। तो जी। वो भी नहीं हुआ। जेडी वैंस ने अपना जो विजिट है स्विट्जरलैंड का वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो आने को तैयार नहीं। वो कहते हैं अभी तो शुरुआत ही है, और वो शुरुआत पहले बिंदु पर ही नहीं आगे चल रहे, क्योंकि लेबनान के ऊपर हमला हो रहा है। तो अगर ऐसे हालात में अगर कहें तो एक बात जो है, जो जिसके ऊपर अमल की जा सकती है, कि अगले 60 दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हम्म। होर्मुज के खुले रहने के ऊपर कोई किसी से टोल वसूली नहीं करेगा। अगर टोल वसूली नहीं करेगा और 60 दिन तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा, और 30 दिन के अंदर अमेरिका उस घेराबंदी से हट जाएगा, तो ये बात जरूर एक सकारात्मक सोच और सकारात्मक कार्रवाई इसमें अगर होती है, जो शुरू हो चुकी है, क्योंकि ईरान के टैंकर निकलने शुरू हो गए हैं, भारतीय टैंकर आ रहे हैं, मतलब कि कम से कम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के, जिसके कारण विश्व भर में तेल की किल्लत थी, कीमतें बढ़ रही थी, परेशानी हो रही थी, तो उसको लेकर के हम यस जरूर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव थिंकिंग हुआ है। दैट इज अ वेरी गुड साइन। लेकिन क्या ये शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, युद्ध विराम, क्या ये युद्ध पे विराम लग सकता है, या ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज है, जिसके कारण फिर पता नहीं कल क्या हो जाएगा? क्योंकि जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहला ही बिंदु, पहले बिंदु में 3 बार लेबनान के बारे में ईरान ने कहा है। अब ये डील जो है ये यूएस और ईरान के बीच में है, तो लेबनान क्यों लाया है? और लेबनान इजराइल को कहाँ है? पहले ही बिंदु डाल दिया है। तो ये समझना होगा
कि इजराइल जो है, जिसके जिसके लिए अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध छेड़ा, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को छोड़ दिया और थोड़ा सा अलग थलग कर दिया। लेकिन ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को पकड़ करके रखा है और अपने प्रॉक्सीज के लिए ईरान लड़ रहा है, या वो प्रॉक्सी जो ईरान के हैं उनके लिए ईरान अपना त्याग देने को तैयार है, बल्कि अमेरिका अपने दोस्त इसराइल को, मैं ये कह सकता हूँ कि छोड़ने को तैयार है। तो ऐसी हालात में मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा वक्त देखना पड़ेगा आने वाले समय में कि क्या ट्रंप की जो सोच है, क्या सच में ही लड़ाई रोकने की सोच है, या वो मतलब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पतली गली से निकल जाना। और वो पतली गली से निकलने की तो कोशिश कर रहे हैं, पर उनको अब इसराइल नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि अगर इसराइल कह रहे हैं कि आपने जो भी इसराइल ईरान के साथ समझौता किया है उसमें आपने हमसे नहीं पूछा है, आपने हमारी राय नहीं ली है, आपने अपने तरीके से, और उसमें कई बार ट्रंप नेतन्याहू को ही सलाह दे रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता तो आप क्या कर पाते, हम हैं इसलिए आपकी इज्जत बची हुई है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग, इसराइल का अभी भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पाना, ईरान का अभी भी अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह की मदद करना, तो ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये खट्टाई में पड़ने का जबरदस्त खतरा है। लेकिन आज की तारीख में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के, जिससे भारत भी बहुत चिंतित था, मुझे लगता है जरूर भारत को भी थोड़ी से मैं राहत मिलेगी। कहूँगा शांति मिली है थोड़ा सा, एक तरीके से। और कुछ नहीं तो तेल व गैस, तो जो सप्लाई चेन है उसको 7-8 महीने और लगेंगे नॉर्मलाइज होने में। लेकिन कम से कम कार्रवाई तो शुरू हुई, ये जरूर बड़ी बात है। लेकिन जो सैंक्शन भी हट गए, ईरान से सैंक्शन भी हट गए, ईरान को $300 अरब का एक सर रिकंस्ट्रक्शन सर सर मैं यहाँ पे फंड रोक रहा हूँ। ईरान ने ऐसे कौन से बातें रखी उनके सामने, अमेरिका के सामने, कि जो वो ईरान बिल्कुल भी अमेरिका उनकी बात मान नहीं रहा था लेकिन अब मानने को राजी हो गया। थोड़ा मुझे उस पर डिटेल में बताइए कि ईरान ने ऐसे आखिर क्या कुछ चीजें करी हैं और क्या वो शर्तें रखी हैं जिसको अमेरिका को मानना पड़ा है। और मैं इसमें बाद में आपसे एक सवाल और पूछूंगा, वो है यूरेनियम को लेकर। पहले सर इसका जवाब दीजिए कि ईरान ने आखिर कौन सी चालें चली या उन्होंने फायदा उठाया है अमेरिका की मजबूरी का। ये देखिए, ये पूरी जो डील है इसमें ईरान की जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान ने पूरी कोशिश की अमेरिका से सबसे ज्यादा जो कुछ भी हासिल कर सकते थे, ईरान ने हासिल किया। क्यों? जैसे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, मजबूरी, इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका की मजबूरी थी। क्यों अमेरिका की मजबूरी थी? क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज किया। और जब ईरान इस बात को समझ गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण अमेरिका की बेइज्जती हो रही है, पूरे विश्व भर में जबरदस्त एक तरीके से तेल की किल्लत हो रही है, गैस की परेशानी हो रही है, फर्टिलाइजर नहीं जा रहे हैं, खाद्य सामग्री परेशानी है, खाद्य के ग्रो प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, तो ईरान ने अपना समझ लिया कि भाई कुछ भी हो, उनका पलड़ा आज की तारीख में भारी है। भारी है। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने ये समझ लिया कि अमेरिका बोलता है, कर नहीं सकता है, उसके पास सैन्य शक्ति है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आज की तारीख में अमेरिका उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता है। अगर अमेरिका हमला नहीं कर सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वो अपनी पूरी मैं कहूंगा कि पकड़ दिखा सकता है विश्व को, तो जीत तो ईरान की है। चाहे ईरान को कितना भी ध्वस्त कर दे, $300 अरब का नुकसान पहुंचा दे, उसकी टॉप लीडरशिप मार दे, उसकी फौज को खत्म कर दे, लेकिन आईआरजीसी के नीचे आईआरजीसी ने इस बात को समझ लिया कि ईरान को संगठित रखना है, तो अपने वो जो शहादत वाली जो पॉलिसी है इनकी और जो सोच है, उसने ईरान को इकट्ठा किया। और अमेरिका ने जो सोचा कि वेनेजुएला के माफिक हम ईरान को भी पकड़ लेंगे, वो अमेरिका से नहीं हुआ। अब अमेरिका को पतली गली से निकलना एक उसकी मजबूरी थी।
अब उसने निकलना था, क्योंकि उसने सोचा इसराइल को, जो लग रहा था उन्हें कि इसराइल भी अपना काम फटाफट कर लेगा, पर इतने 100 या 109 या 110 दिन के अंदर इसराइल ने भी अपने आप को तकरीबन 1500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इसने पकड़ लिया। यानी कि इसराइल ने भी लेबनान का इलाका, गाजा में, गोलान हाइट्स में, वेस्ट जेरूसलम में धीरे धीरे करके अपनी इर्द गिर्द एक ऐसा बफर जोन बना करके बैठ गया है इसराइल, कि उसकी स्थिति थोड़ी बहुत मजबूत हो रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी इसराइल ने सोची थी। सोची थी। और इसराइल भी उस प्रॉक्सीज को खत्म नहीं कर सका जो उसने सोचा था। यानी हमास आज भी गाजा में परेशान कर रहा है, हिजबुल्लाह आज भी लेबनान में परेशान कर रहा है, हूदी आज भी यमन से उनके ऊपर मिसाइल और रॉकेट बरसा रहा है। मतलब इसराइल भी अपने आप को सुरक्षित उतना नहीं पा रहा है इतनी लड़ाई के बाद जितना उसने पाना चाहिए। और अमेरिका ने भी जितनी मदद कर सकता था अमेरिका, उसने की, उससे ज्यादा अमेरिका भी नहीं कर सकता है। तो ये एक कैच-22 सिचुएशन और विन विन सिचुएशन ईरान के लिए। ईरान के लिए संजय सर, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो पूरा युद्ध ये छेड़ा गया था, वो छेड़ा गया था कि ईरान जो अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा था उसको ना चलाए, और जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको बंद करे। क्या आपको लगता है कि ईरान ने वो शर्तें मानी होंगी कि हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो एनरिच यूरेनियम है उसको हम अमेरिका को सौंप देंगे, या उसका कुछ क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि ईरान ने वो शर्तें मानी होंगी? अगर शर्तें मानी भी होंगी तो उस यूरेनियम का क्या होगा? क्या यूरेनियम देगा उसको ईरान? देखिए, इन 14 बिंदुओं में इसके ऊपर जो डिस्कशन हुआ है, आई थिंक पॉइंट नंबर 8 और 9 के अंदर जो है, दो बातें इससे निकलती हैं। एक कि ईरान ने माना कि वो न्यूक्लियर आर्मामेंट या न्यूक्लियर में कोई भी ऐसा पदार्थ को जिससे कि वेपनाइज नहीं करेगा, यानी कि न्यूक्लियर वेपनरी एक्विजिशन ईरान नहीं करेगा, वो ईरान ने माना, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, 440 किलोग्राम हाई एनरिच यूरेनियम जो ईरान के पास आज की तारीख में है, उसके ऊपर बातचीत होगी, जिसके लिए उसने अपने आप को 60 दिन दिए हैं। उस 60 दिन में इस न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत होगी। ये 60 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं दोनों के मानने पर, यानी कि अमेरिका भी मानता है और ईरान भी मानता है कि 60 दिन को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। तब तक ईरान ने बहुत अच्छा है शब्द, तब तक स्टेटस को यानी 440 हाई एनरिच यूरेनियम ईरान के अंदर ही रहेगा। अगर ईरान के अंदर रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, मानता है ईरान। नंबर 3, मिसाइल के ऊपर चुप्पी, मतलब मिसाइल के ऊपर बिल्कुल चुप्पी, कहीं पर भी 14 बिंदुओं में मिसाइल के ऊपर का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। इसका मतलब कि ईरान जो चाहे वो मिसाइल को लेकर के कर सकता है, कर उसकी सकता है। संप्रभुता के ऊपर आंच नहीं आएगी, और जो ईरान चाहता है वो करेगा। ये क्या है, दर्शाता है लेकिन विन विन लेकिन संजय सिचुएशन। सर, इसमें इसमें एक सवाल ये उठता है बड़ा, कि जो देश अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इतना बड़ा युद्ध फेस कर लेता है, अपने सबसे बड़े नेता को खत्म करवा लेता है, इतना नुकसान वो झेल लेता है, क्या आपको लगता है कि वो देश न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ देगा इतना कुछ खोने के बाद? आप देखिएगा, ईरान ने चीन के साथ 400 अरब डॉलर का डील किया है। जी। ईरान ने रूस के साथ 350 अरब डॉलर का डील किया है। ईरान ने इस डील में 300 अरब डॉलर का डील किया है। ईरान ने इसी डील में 24 अरब डॉलर रिलीज करने की बात कही है। ईरान ने अपने सारे सैंक्शंस को हटाने की बात की है। तो ऐसे इसमें, क्योंकि न्यूक्लियर को लेकर के ईरान आंखें दिखा रहा है, यही कारण है कि आज ईरान की पांचों उंगलियां घी में है और खुद भी घी के अंदर है। चाहे नुकसान और हुआ सर है, कढ़ाई में चाहे है। उसकी पर पूरा का पूरा घी में है। यानी कि ईरान को फायदा ही फायदा है, नुकसान कहीं नहीं है, सिवाय ये
और इज्जत को अगर हम बात करें तो इज्जत में भी एक तरीके से उछाल आया है। और लोग आज की तारीख में अगर आप 10 लोगों में से बोलोगे तो 8 लोग ये कहेंगे ईरान जिंदाबाद। क्यों? ईरान की जीत हुई है। चाहे ईरान के 3,500 लोग मारे गए, 30,000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए, ईरान ध्वस्त हो गया, लाखों लोग बेघर हो गए, कोई चिंता नहीं। आखिर में जीत किसकी हुई? ईरान की जीत हुई। ईरान ने अपनी जमीन नहीं गंवाई, ईरान का झंडा लहरा रहा है, ईरान बिल्कुल। के IRGC का कमांड पूरा संभला हुआ है, और उनके जो आयतुल्ला खामेनी है उनको अभी तक दफनाया नहीं गया है। नहीं गया उनको है। 4 तारीख को दफनाएंगे, जो कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, जिस दिन वो 250 साल अपने एक उसका जश्न मनाएंगे, उस दिन वो आयतुल्ला खामेनी को दफनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ये सबका ये एक तरीके से है कि वो दफनाना दर्शाएगा कि चाहे आप 250 साल अपने जश्न मनाए, हम जीत गए। उस जीत को जाहिर करते हुए अपने आयतुल्ला को वो दफनाएंगे कि हमने आपको नहीं दफनाया है, हमने हम्म। आपके जीते जी आपके आप नहीं देख रहे पर आपका लड़का देख रहा है कि हम जीत गए हैं, अब हम आपको शांति से दफनाते हैं। तो लेकिन ईरान ने लेकिन लेकिन अपने संजय आप सर, लेकिन संजय सर, आप जो बात कह रहे हैं कि 4 तारीख को दफनाएंगे, वो उनकी एक कहीं ना कहीं जीत भी है इसमें। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो जिनीवा में हस्ताक्षर सेरेमनी होने वाली थी, वो लेबनान के ऊपर हमलों के बाद से रद्द कर दी गई है ईरान की तरफ से। तो ये एक बड़ा झटका, सेटबैक भी हम कह सकते हैं कि जो डील एक बार के लिए मान ली जा रही थी कि होने जा रही है, लेकिन वही जो हस्ताक्षर सेरेमनी थी, जिसको साइनिंग एक सेरेमनी बताया जा रहा था, वो कैंसिल कर दी गई है जिनीवा में। सर, जेडी वंस वहां नहीं जा रहे हैं, आपने भी जिक्र किया उस चीज का। ये कितना बड़ा सेटबैक है आप पूरी इस डील के लिए, आप किस तरह देखते हैं? देखिएगा, इसमें ईरान ने साफ कर दिया कि वो मिलना नहीं चाहते, वो बिल्कुल मिलना नहीं चाहते। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो लॉन्ग डिस्टेंस दस्तखत जो किया उन्होंने वहां से, इधर से ट्रंप ने और उधर से पेजिस्कियान ने, और वर्सेल्स वर्सेल्स जो वो जगह है जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वर्सेल्स ट्रीटी दस्तखत की थी, जिससे पहला महायुद्ध समाप्त हुआ, लेकिन उसने दूसरे महायुद्ध के लिए बीज बोया। वर्सेल्स वो जगह है जो वर्सेल्स ट्रीटी बोलते हैं। उस वर्सेल्स ट्रीटी के द्वारा पहला महायुद्ध समाप्त हुआ, लेकिन वो जो उसके बिंदु थे पहले महायुद्ध को समाप्त करने के, वो जर्मनी को इतने ह्यूमिलिएटिंग थे, इतने शर्मनाक थे कि दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। चल तो गया। उम्मीद करते हैं कि तीसरा महायुद्ध वर्सेल्स के कारण ना छिड़ जाए, उम्मीद करते हैं। लेकिन ईरान का यह मानना था कि MOU है, आप लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दे करके दोनों मिलकर से खत्म कर दे। वो मिलना नहीं चाहते थे, उन्होंने नहीं मिले, वो जरूर है। पर अगले 60 दिन उनको मिलना है लगातार, जिससे कि कम से कम न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत आगे छिड़े। पर ईरान ने कहा है हम नहीं मिलेंगे, हम तब मिलेंगे जब लेबनान के ऊपर हमले बंद बंद होएंगे, हो जाएंगे। जब लेबनान से इसराइल खाली करेगा। मतलब आप समझते हैं, क्या आपको लगता है कि इजराइल लेबनान को खाली करेगा? सवाल पैदा नहीं होता खाली करेगा। उसने लेबनान को 18 साल तक अपने नीचे रखा था, 2008 से लेकर के 2020 तक। बिल्कुल क्यों बिल्कुल रखा था? बिल्कुल। इस सोच से कि लेबनान और अपनी मतलब समझ जाए कि इसराइल को पसंद नहीं है। तो क्या हुआ? हिजबुल्लाह खड़ा हो गया, और हिजबुल्लाह खड़ा हुआ उस 20 साल के अंदर, और अब अभी भी नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब अगर इसराइल लेबनान को नहीं छोड़ेगा और लेबनान के ऊपर हमला नहीं भी करता, पर लेबनान नहीं छोड़ेगा, तो इस 14 बिंदुओं का पहला ही बिंदु लेबनान है, तो सर, पहला ही मान के चला बिंदु। जाए संजय सर, ये मान के चला जाए कि फिर तो इसराइल एक घायल शेर की तरह हो गया है, जो अब चौतरफा हमले करेगा लेबनान के ऊपर। बिल्कुल छोड़ेगा नहीं वो। अगर हिजबुल्लाह हमला करता है तो, नंबर 1, अगर हमला नहीं करता है तो जगह जो पकड़ी है उसने वो छोड़ेगा नहीं, जब तक हिजबुल्लाह को बिल्कुल डिसआर्म, यानी कि उसके पास एक भी हथियार नहीं होगा। और जो इसराइल चाहता है वो हिजबुल्लाह करेगा, तब होगा। और इसराइल हिजबुल्लाह से वही करवाएगा, और हिजबुल्लाह वही करेगा जो ईरान चाहता है। तो अब ईरान फंसा हुआ है इस मामले में, अब ईरान भी नहीं जानेगा। अब इसके बाद अभी तो जीत
ईरान की है, इसमें कोई शक नहीं ईरान की जीत है। पर क्या ईरान इस जीत को संभाल पाएगा? क्या ईरान का इतनी हिम्मत है ईरान के अंदर कि वो इसराइल को परेशान कर सके और अमेरिका चुपचाप बैठा रहे? सवाल नहीं पैदा होता। यानी कि इट इज अ कैच 22 सिचुएशन। इनिशियल इसमें ईरान की जीत, लंबी दूरी के अंदर ईरान परेशान होएगा। ईरान को ये नहीं पता चलेगा कि ईरान के ऊपर कब हमले हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। मतलब ईरान को मैं कह सकता हूं कि ईरान का जिंदगी आज के बाद इतना आरामदेह नहीं हो सकता जितना ईरान सोच रहा है या विश्व सोच रहा है कि ईरान में अब शांति आ गई। ईरान में शांति नहीं आएगी जब तक लेबनान में शांति नहीं होगी। संजय सर, एक सवाल ये भी उठता है, आपने बताया कि ईरान के पास अब बहुत सारा पैसा आ रहा है, डील कर रहा है वो लगातार, अरबों खरबों रुपए की डील कर रहा है। भले ही सर वो अब न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बनाने की बात कर रहा हो। सर मेरा सवाल थोड़ा सा समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मेरा सवाल किस संदर्भ में है। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने सर न्यूक्लियर पावर हासिल की, क्या ये मान के ना चला जाए कि ईरान आने वाले टाइम में भी नॉर्थ कोरिया की तरह ही, चाहे वो चीन से न्यूक्लियर पावर हासिल करे या पाकिस्तान से खरीद ले, क्योंकि पाकिस्तान तो सर लेके बैठा है कटोरे में कि आइए हमसे खरीद लीजिए। क्या मान के चले कि हम, ईरान एक तरफ वहां से भले ही मना कर दे कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से वो अंदर ही अंदर अंदर खाने एक न्यूक्लियर डील साइन कर ले, जिससे वो न्यूक्लियर पावर हासिल कर सके। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और यही सवाल है जो दुनिया को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान एक रोक स्टेट ना बन जाए और फिर परेशान की जिंदगी भर सारे विश्व को हो जाए, खाड़ी के देशों को भी हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि ईरान के पास आज की तारीख में जो भी शिक्षा उन्होंने न्यूक्लियर आर्मामेंट की पाई है और कोशिश धीरे धीरे कर रहे थे, और जिस प्रकार से एनरिचमेंट की ओर 60% हो गया और 90% करने में ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए पूरी मदद उसकी पाकिस्तान ने की। AQ खान जो है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, उसने मदद की, आपको मालूम है। और उस मदद के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला कि आप इस साइंटिस्ट को जेल में रखो, नहीं तो हम आपको भी आपकी भी चमड़ी अभी उतारने के लिए हम तैयार हैं। तो मुशर्रफ ने AQ खान को जेल में डाला, चाहे वो जेल जेल नहीं था, 5 स्टार होटल था, लेकिन कम से कम अमेरिका की नजर थी कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, और वही पाकिस्तान अब मध्यस्थता कर रहा है। आप समझ सकते हैं, आप समझो क्या कर देखिए, रहे। क्योंकि सवाल यहाँ अमेरिका पे ये जानता है उठता है, क्या हो। क्योंकि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है सर, ठीक है। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं, ना अरे अमेरिका का, ना पाकिस्तान चाइना का, ना ईरान का का, ना भारत का, किसी का नहीं है। लेकिन सर सवाल यही उठ रहा है कि हमने देखा है कि अमेरिका ने जब एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा था, तो कितने सालों तक ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, और उन्हीं से पैसा लेकर अमेरिका ये कहता था कि हम उसको ढूंढने में मदद कर रहे हैं। उसी को अपने घर में छुपा के रखा उन्होंने सर। लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पाया उसको, क्योंकि अमेरिका की मजबूरी थी। क्या अभी भी ये बात ना मानी जाए कि पाकिस्तान पीछे से कहीं ना कहीं ईरान की पैसों के जरिए, क्योंकि पैसे की जरूरत है सर, देखिए पाकिस्तान एक भिखारी नेशन हो चुका है, भीख मांग रहा है दुनिया में। उनको जब ईरान पैसा देगा तो वो सर न्यूक्लियर पावर भी उनको दे सकते हैं। नॉर्थ कोरिया भेज देगा, चीन दे बिल्कुल। देगा। हाँ। अब क्या क्या आपको लगता है कि अगर हिंदुस्तान आज, जब उस 90 में जब उसने न्यूक्लियर का किया, तो क्या 1989 में जब बात हुई और जिस प्रकार से 93 में हम लोगों ने जब न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, पाकिस्तान ने तुरंत कैसे कर लिया? तुरंत हमने खत्म किया, उन्होंने शुरू किया। तो चीन मदद कर रहा था ना उनकी, नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा था ना उनकी, इसलिए तो हुआ। तो इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी, तो नजर तो रखनी पड़ेगी इनके ऊपर। इसलिए IAEA के द्वारा जो अमेरिका के भी तो लोग अंदर बैठे होंगे, बाकी देशों के भी लोग अंदर बैठे होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि अ, ईरान जो है इस तरह की गतिविधियां कर सकता है। इस तरह की गतिविधियां ईरान ना करे, इसलिए ईरान को एक नॉर्मल एक नॉर्मल देश की तरह उसके साथ व्यवहार करना निहायत जरूरी है। नहीं तो नॉर्थ कोरिया के जैसे पर्या हो जाएगा। मतलब ना नॉर्थ कोरिया के साथ कोई बात करता है ना करता है, वो चीन के साथ करता है, अपने आप को न्यूक्लियर बना करके बैठ गया। तो चीन जो है
ऐसे मामले में इस तरह की हरकतें करेगा, क्योंकि चीन को तेल चाहिए। चीन तेल उठाएगा ईरान से, उसके लिए ईरान को न्यूक्लियर चाहिए, वो उसको न्यूक्लियर देगा। तो आप समझते हैं 1 to 1। और अगर डायरेक्ट नहीं देगा तो पाकिस्तान के द्वारा देगा, पाकिस्तान को पैसे चाहिए। तो हम्म। पाकिस्तान ने तो आज तक सबको ही ठगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। और पाकिस्तान ठगने में ही माहिर है। वो तो उसका मकसद ही हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास कुछ भी नहीं है आज की तारीख में, कुछ हम्म। भी नहीं। और उसके भी जब पाकिस्तान 1947 में बना था तो 30 परिवार थे। उन 30 परिवार अपने आप को संभालने की काबिलियत रखते थे, और बाकी उनको किसी की परवाह नहीं थी, चाहे वो मदरसे में जाए या कहीं जाए। आज हम्म। वो 30 परिवार 100 परिवार हो गए, जिनके सारों के सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सारे के सारे के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, पैसा बाहर है। और इन्हीं लोगों को अमेरिका पैसा देता है, उन्हीं के बच्चों को बाहर पढ़ाता लिखाता खुश रखता है। तो पाकिस्तान ने भी अपने ही आदमियों को ठगने के लिए उसने अपना बना रखा है। उधर भी पंजाबी है, सिंधी है, बलूची है, बाकी लोग हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। पठान है जो बिल्कुल एक दूसरे से आंख में आंख मिला करके बात नहीं कर सकते। नहीं तो कर सकते। पाकिस्तान तो जानता है, तो पाकिस्तान का हालत ठगता है। लेकिन पाकिस्तान इस तरह की हरकतें ठगने के लिए, अगर पाकिस्तान ने तो सबको ठगा, उसका अपना तो कोई है ही नहीं। तो यही तो पाकिस्तान करेगा। लेकिन ईरान के ऊपर सख्त निगरानी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। और आज अभी मैं ये जरूर कहूंगा कि ईरान विन विन सिचुएशन, भारत भी विन विन सिचुएशन, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया तो जरूर होगा। लेकिन 60 दिन के बाद ओमान को लेकर के, बाकी खाड़ी के देशों को लेकर के वो फिर से पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ईरान बनाएगा और पैसे वसूली करेगा। वो तो पर साफ लिख दिया उन्होंने, हम्म, मुझे कोई शक ही नहीं है। मतलब 60 दिन सिर्फ की 60 राहत दिन है। के लिए 60 दिन की राहत बस। है, फिर अंधेरी रात है। बिल्कुल बिल्कुल 60 दिन। और इस 60 दिन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि क्या ईरान के ऊपर दोबारा हमले होंगे, या ईरान जो खुशी आज बना रहा है वो खुशी बनाने की काबिलियत रखता है इसके आगे, या अमेरिका ने अपने आप को तो पतली गली से निकाल लिया और अपने आप को तो मतलब ईरान को छोड़ दिया। ईरान खुशी मना रहा है कि उसको पैसे मिल गए, ये हो गया वो हो गया। और ईरान ने कहा, ईरान ने ये भी कह दिया कि जो बेसिस है अमेरिका के वो भी खाड़ी से हट जाए। वो भी नहीं हटाएगा अमेरिका, अमेरिका वो भी नहीं हटाएगा। ईरान को उसने छोड़ दिया है, अब ईरान अब बलबूते पर खड़ा है। इसराइल इसको छोड़ेगा ही नहीं। अब आप लगा लो, अब युद्ध तो अब शुरू होगा, अब लड़ाई अब शुरू होगी। अभी तक तो अमेरिका ने संभाल के रखा था, अब नहीं संभलेगा। अमेरिका कहेगा मुझे नहीं मालूम, अमेरिका हट गया, पूरा का पूरा हट गया। अब स्टेट ऑफ हॉर्मूज 60 दिन के बाद लड़ाई शुरू। आप जो घेराबंदी है वो अब छोड़ दी। अब अमेरिका बोलेगा आपकी मर्जी है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज आपको इस्तेमाल करना है, आपको फुकट में तेल चाहिए तो आप जो करना है आप करो, हमें नहीं कोई लेना देना। तो अब आप समझ सकते हैं कि ईरान के ऊपर जबरदस्त दबाव आएगा। ईरान अपने जो प्रॉक्सीज है, चाहे हिजबुल्ला है, हमास है, हूदी है, इनको बचाने की कोशिश करेगा तो इसराइल से मार खाएगा, और इसराइल उसको छोड़ेगा नहीं। अब इसराइल ने तो ठान ली है कि उसके अगर संघ प्रभुता पर आंच आती है और वो भी ईरान के द्वारा आती है तो वो ईरान को भी नहीं बख्शेगा, क्योंकि उसने ईरान के ऊपर तो हमले किए हुए हैं। उसके बाद एयर डिफेंस है ही नहीं है। अगर जी। उसके बाद आज की तारीख में एयर डिफेंस नहीं है, जो उसको एयर रिफ्यूलिंग चाहिए ना, एयर रिफ्यूलिंग वो कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं लेकिन है। लेकिन संजय सर, मतलब क्या आपको अब लगता है कि सर आपको लगता है कि ये जो युद्ध विराम हुआ है, या कि एक टेक्निकल पॉज इसको हम कह सकते हैं एक डिफेंस की लाइन में, क्या ये ट्रम्प के एक फेस सेविंग स्कीम है कि मुझे अपना फेस बिल्कुल बचाना है, और मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिका की जनता को ये दिखाना है कि देखो आई एम द पीस मेकर। ये मकसद तो वही है जो आप कह रही थी, मकसद वही है कि वो इलेक्शन देखना चाहते हैं, रिपब्लिकन की हार नहीं देखना चाहते हैं, उसमें से पतली गले से निकल के अपनी जीत घोषित करना चाहते हैं। ईरान को ध्वस्त कर दिया करके दिखाना चाहते हैं। ईरान उनके क्या पैसों के ऊपर आज टिका हुआ है, तो वो भी दिखाना चाहते हैं कि अगर हम ईरान को उठाएंगे तो हम उनकी ईरान की मदद करेंगे। वो सब ठीक है। मतलब अमेरिका को लगता है विन विन सिचुएशन है, ईरान को भी लगता है आज की तारीख में विन विन सिचुएशन है। पर अगर हम लंबी दूरी का देखें
और आज से 60 दिन के बाद अगर आप देखें ये क्रिस्टल बॉल गेमिंग करें आगे क्या हो सकता है, मुझे नहीं लगता है। अगर सब कोई समझते हैं या ईरान समझता है वो इसराइल को ठोकने की काबिलियत रखता है उसके मिसाइल्स के द्वारा या रॉकेट्स के द्वारा, बाकी को भूल जाए, भूल जाए। ईरान ना ईरान ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है, ना इसराइल ईरान को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। लेकिन ऐसे माहौल में जब दोनों तरफ से तनाव है, विश्व को तनाव झेलने की काबिलियत रखनी पड़ेगी। और इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, कोई ना जीतेगा। लेकिन ईरान की जो प्रॉक्सीज है, हमास हुआ, हिजबुल्ला हुआ, या हिजबुल्ला जो लेबनान में हुआ, इधर यमन में, क्योंकि उधर भी इसराइल ने अपने पांव गाड़ दिए हैं सोमालीलैंड के पास। सोमालीलैंड एक ऐसी जगह है जो सोमालिया से अलग हुआ प्रांत, अलग। जो जिबूती से जुड़ा हुआ, बाबेल मंदिर के ऊपर टिका हुआ, और उसके वहां पे जो उसने जो अपनी अपनी पकड़ रखी है सोमालीलैंड पे, इसी के लिए रखी है, कल के लिए। या अगर यमन और हूदी ने उधर कुछ गड़बड़ की तो हम तो उसके बगल में बैठे हैं। जैसे स्टेट ऑफ होर्मुज में उत्तर में है ईरान और दक्षिण में है ओमान, तो वैसे ही रेड सी में सोमालीलैंड में वो दक्षिण में है सोमालीलैंड और उत्तर में है ये अपना यमन। तो छोड़ेगा थोड़ी ईरान। इसराइल ने अपना पूरा बंदोबस्त कर रखा है कि जी। क्या करना है उसने। आज के बाद अगर इसराइल के ऊपर आंच आती है तो, अगर इसकी प्रॉक्सी ईरान बंद कर देता है, जो मुझे नहीं लगता है बंद करेगा, क्योंकि अब लड़ाई शुरू होगी। खलीफा कौन, अब खलीफा कौन, सऊदी अरेबिया खलीफा या ईरान खलीफा या तुर्की खलीफा। अब खलीफे की जो लड़ाई है अब इनके बीच शुरू हो जाएगी। अब सऊदी अरेबिया किस तरीके से अपने आप को मिडिल ईस्ट में किस तरीके से दिखाता है कि हम अरब वर्ल्ड में है, ये पर्शियन वर्ल्ड है और वो तुर्की है। तो अब इनके बीच में भी लड़ाई शुरू हो जाएगी और इसराइल के बरखलाफ क्या ये तीनों जुड़ करके अगर लड़ेंगे तो अमेरिका फिर इसराइल के साथ खड़ा हो जाएगा जैसे मेरा और फिर आखिरी सवाल है उनको। आपसे, आपने जो बात कही खलीफा कौन, मैं उसी से जोड़ते हुए अब सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अंत में बताइएगा सर, जीत किसकी? अमेरिका जीता, इसराइल जीता, या ईरान जीता? जीत किसकी हुई? या तीनों ही खाली हाथ हैं, सिर्फ एक ये पॉज है? इमीडिएट ईरान जीता, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान जीता, क्योंकि जितने भी 14 बिंदु हैं, अधिकतर सारे के सारे बिंदु वो, अगर हम कहें तो ईरान के फेवर में जाते हैं। अगर आप ये कहें कि अगर वो जो मकसद था अमेरिका का, रेजीम चेंज, चलो वो बुढ़े मर गए, वो लोग चले गए, लेकिन सोच वही है। रेजीम मतलब रेजीम नहीं के बदल, मतलब आदमी मर गए मतलब और कुल मिला सोच के ना वही तो है। अमेरिका जीता ना इसराइल जीता, जीत हुई है तो ईरान की हुई है। ईरान की जीत हुई है इस अभी शुक्रिया। शॉर्ट टर्म में। जी जी जी, इतने कम टाइम में अपनी बातें मनवा ली उन्होंने। यस, बिल्कुल कोई शक नहीं कि ईरान अपने आप को कम से कम इमीडिएटली अपने लोगों को और कठिन और संगठित रख सकता है और अपने रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर अब ध्यान दे सकता है। और विश्व को उम्मीद कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के परेशान नहीं करेगा। टोल वसूली अगर करता भी है तो इतनी कम होगी कि विश्व के ऊपर उसका असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए और समझाने के लिए कि इस युद्ध विराम के या फिर इस युद्ध पॉज के मायने क्या हैं। फिलहाल में यही कह सकते हैं कि ईरान के लिए एक ये फौरी तौर पर जीत हासिल कह सकते हैं इसको कि उसको जीत मिली है, लेकिन लंबे समय के लिए युद्ध वाकई में युद्ध विराम के तौर पर रहेगा या युद्ध खत्म हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और देखना होगा कि 60 दिन बाद आखिर इस पूरे संकट के समय में 60 दिन बाद क्या कुछ चीजें साफ होती हैं और क्या दोबारा से चीजें बिगड़ती हैं। संजय सर बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जय हिंद।